Hello students, civil engineering fourth semester, mechanical engineering fourth semester and electrical engineering fourth semester. This is 32nd lecture of energy conservation. एनर्जी कंजर्वेशन का ये 31वां लेक्चर है. आज हम रिवाइज करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत से बायोमास गैसीकरण क्या है और बायोमास गैसीकरण के कारण तथा विधि स्पष्ट करिए. क्वेश्चन फिर से सुनिए. बायोमास गैसीकरण क्या है और बायोमास गैसीकरण के कारण तथा विधि स्पष्ट करिए. आंसर नोट करिए इसका. रिवाइज कर लीजिए आप, शायद नोट हो आपके पास कि बायोमास गैसीकरण ठोस का तापीय रासायनिक विधि से दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण है. इस विधि में आंशिक दहन के लिए वायु की मात्रा पूर्ण दहन की आवश्यक मात्रा से कम कर दी जाती है. उत्पन्न गैस का संघटन निम्न होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड 18 से 20%, हाइड्रोजन 15 से 20%, मीथेन 1 से 5%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 12%, नाइट्रोजन 45 से 55%. ऊर्जा मान 1000 से 1200 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर. बायोमास गैसीकरण के कारण निम्न कारण है. उत्पन्न गैस का उपयोग डीजल की जगह बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन या अनुकूलित किए गए आंतरिक दहन इंजन के रूप में किया जा सकता है. दूसरा, उत्पन्न गैस ऊर्जा के पारंपरिक रूपों जैसे उद्योगों में उपयुक्त तेल की जगह ले सकती है. तीसरा, गैसीकरण द्वारा बायोमास का अपेक्षाकृत स्वच्छ तथा पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य शर्तों पर उपयोग होता है. गैसीकारक की कार्य विधि में यह अप ड्राफ्ट तथा डाउन ड्राफ्ट दो प्रकार के होते हैं. डाउन ड्राफ्ट गैसीकारक में ईंधन तथा वायु सहधारा में प्रवाहित होती है. अप ड्राफ्ट में ईंधन तथा वायु विरोधी धारा में प्रवाहित होते हैं. रिएक्टर में ईंधन ऊपर से डाला जाता है. ईंधन जैसे ही नीचे आता है इसे सुखाकर पायरोलाइसिस किया जाता है. पायरोलाइसिस ऑक्सीकरण के क्षेत्र में हवा को रिएक्टर में प्रवाहित किया जाता है. पायरोलाइसिस उत्पाद तथा ठोस बायोमास के दहन से 1100 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तापमान. इससे भारी हाइड्रोकार्बन तथा टार को जोड़ने में मदद मिलती है. ये उत्पाद नीचे की ओर जाते हैं और अवकरण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं. अवकरण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं. वहाँ गर्म चारकोल पर भाप तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से गैस बनती है. इस गैस को शीतक क्लीनर्स तथा फिल्टर से गुजारा जाता है. बायोमास सामग्री में सबसे ज़्यादा शुगर मिल से निकले गन्ने की खोई पर शोध कार्य किया जा रहा है. ये तो आपका सॉलिड आंसर हो गया. इसको ये समझिए कि बायोमास की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, बायोमास की ऊर्जा को हम विकल्प के तौर पे इसलिए तलाश रहे हैं कि हमारे जो ये कोयला हुआ, केरोसिन हुआ, एलपीजी है, ये स्रोत एक दिन ख़त्म हो जाएंगे. तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में जैसे गन्ने की खोई से, गन्ने की खोई क्या है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से संगठित क्षेत्र का है. ये शुगर मिल से निकलता रहता है एक निश्चित मात्रा में. तो उसको जला करके वो एक अपशिष्ट है, कृषि अपशिष्ट है, और उस कृषि अपशिष्ट का बेहतरीन प्रयोग किया जा रहा है. लेकिन अभी ये व्यापक स्तर पे नहीं किया जा रहा है क्योंकि शुगर मिल से इतना गन्ने की खोई नहीं मिल रही है कि उसको हम कमर्शियलाइज कर सकें. बस शोध किया जा रहा है अभी उसका. हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित रूप से प्राचीन काल से गन्ने की खोई से नॉन कमर्शियल एनर्जी के तौर पे, ईंधन के तौर पे उसका प्रयोग किया जाता रहा है. लेकिन अब उज्ज्वला योजना में गैस हो गई तो उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है. तो अब उसे कमर्शियलाइज करने की कोशिश की जा रही है. तो ये भी कृषि अपशिष्ट है, गन्ने की खोई. तो इसी तरीके से तमाम कृषि अपशिष्ट हैं
जिनको जला करके और उनसे ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। इसको हमने पहले भी आपको समझाया था, आप इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए और इसे ना समझ में आए तो फिर मुझसे पूछिए। थैंक